प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उदय पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के क्षितिज पर हुआ। यह वह युग था जब अंग्रेजों का आश्रय लेकर नवीन विचार क्रांति का उदय हुआ तथा कल कारखानों के साथ साथ सामाजिक सुधार क्रांतियों का भी जन्म होने लगा। इसीलिए साहित्य में आधुनिक काल के प्रारंभिक युग को पुनर्जागरण युग भी कहा गया। इससे पहले हमारे पास हिंदी खड़ी बोली नामक कोई भाषा नहीं थी। हाँ, बोलियां अवश्य थीं, चाहे अवधी, ब्रज, बुंदेली, कुमाऊनी, उड़िया, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली इत्यादि कई प्रकार की बोलियां थीं, लेकिन हमारे पास भाषा नहीं थी। भाषा की ज़रूरत सबसे पहले इस देश में अंग्रेज़ों को पड़ी, क्योंकि अंग्रेज संपूर्ण देश पर शासन करना चाहते थे। इसलिए उनको संपूर्ण देश को एक भाषा में पिरोना था। बोलियां तो क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोली जा रही थीं, लेकिन संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा नहीं थी। वास्तव में खड़ी बोली का आविष्कार अंग्रेजों की ही देन है, जो कि 1800 ईस्वी में उनके द्वारा स्थापित कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से आविष्कृत हुआ। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी कॉलेज के भाषा मोंथी, लल्लूलाल और सदल मिश्र जी ने किया, किंतु यह भाषा वास्तव में भारतेंदु जी के हाथों में आकर परिपक्व हुई। भारतेंदु युग में उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं कविवचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि के द्वारा यह खड़ी बोली भाषा परिपक्व हुई और इसका प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल ने अपनी शुरुआत एक नई भाषा जिसे खड़ी बोली कहा गया, उस खड़ी बोली से अपनी शुरुआत की। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 6 उपकाल खंडों में विभाजित किया गया है। पहला उपकाल खंड है भारतेंदु युग, या जिसे पुनर्जागरण युग कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक स्वीकार की गई है। दूसरा कालखंड द्विवेदी युग, या जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक स्वीकृत किया गया है। तीसरा कालखंड है छायावाद युग। इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक है। और चौथा कालखंड है प्रगतिवाद, 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। पांचवा कालखंड है प्रयोगवाद, 1950 से 1957 ईस्वी तक। और छठा नवलेखन काल है, 1957 ईस्वी से अब तक के कालखंड की कविता को नवलेखन काल कहा जाता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 6 उपकाल खंडों में विभाजित किया गया। भारतेंदु युग, जिसके प्रणेता भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। द्विवेदी युग, जिसके प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। छायावाद युग, जिसके 4 स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नवलेखन युग। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 6 उपकाल खंडों में विभाजित किया गया। अब हम इन 5 कालखंडों के अलग अलग प्रवृत्तियों, इनके रचनाकारों और इनकी रचनाओं का संक्षेप में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों या प्रमुख साहित्यकारों या प्रमुख रचनाओं या प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम लिखो, वर्णन करो, या किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का वर्णन करो। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान में रख के हम इन 6 कालखंडों के विभिन्न प्रवृत्तियों को संक्षेप में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग में निबंध तथा नाटक प्रमुख विधाएं थी। निबंध उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग थे और नाटक उनको लिए जो अशिक्षित वर्ग था। उन्हें नवीन भाषा के, नवीन ज्ञान का, नवीन विज्ञान का अध्ययन कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए निबंध और नाटकों का आश्रय लिया गया। इस काल में भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक, राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख कवि या लेखक थे। इन कवि और लेखकों को ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक, राधाचरण गोस्वामी इस काल के प्रमुख कवि और लेखक थे। आधुनिक काल के भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि इस युग में गांधी युग
का प्रारंभ तो नहीं हुआ था, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हो चुका था। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना इस युग की प्रमुख भावना थी। भारतेंदु जी ने लिखा भी है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जाती है अधिकारी। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी भक्ति भावना। भक्ति भावना, ईश्वर की भी भक्ति भावना और अंग्रेज नाराज ना हो, अंग्रेजों को खुश करने की भी भक्ति भावना, दोनों प्रकार की भक्ति भावनाएं इस काल में थी। तीसरी सामाजिक चेतना, पुनर्जागरण युग था, नवीन ज्ञान विज्ञान का आगमन हो चुका था, इसलिए समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विचार क्रांति आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। इसलिए समाज को एक नई चेतना देना भी इस युग का प्रमुख कार्य था। तीसरा और चौथा प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छी तरीके से अपने काव्य में किया। और पांचवी प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति हास्य व्यंग परक रचनाओं को लिखा जाना। जैसे अंधेर नगरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा, इसमें भारतेंदु जी ने नाटक के माध्यम से हास्य भी उत्पन्न किया है और भारतीयों की अकर्मठता को लेकर व्यंग्य भी किया है। इस तरह से हास्य व्यंग, प्रकृति चित्रण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, राष्ट्रीयता की भावना, ये 5 प्रमुख प्रवृत्तियां इस काल में प्रधान रहीं। इस काल के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम पलाप, प्रेमासुर वर्णन, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी आपके सिलेबस में भी है। दूसरे प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, इनकी कश्मीर सुषमा और बनाष्टक प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरे प्रेमघंद, प्रेमघंद का वर्षा बिंदु प्रमुख रचना है। इस तरह से हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों, प्रमुख प्रवृत्तियों और उनकी प्रमुख रचनाओं को हम लोगों ने समझा। अब हम अगले युग द्विवेदी युग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। आपको बताया गया भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल था। यहाँ पर खड़ी बोली का विकास हो रहा था। खड़ी बोली एक बन रही थी, अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। फिर जब इस खड़ी बोली में रचनाएं होने लगीं तो वो रचनाएं उतनी शुद्ध और परिष्कृत नहीं थीं। और खड़ी बोली में काव्य तो भारतेंदु युग में बिल्कुल भी नहीं था। यद्यपि खड़ी बोली गद्य का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, लेकिन खड़ी बोली पद्य का विकास नहीं हुआ था। उस पद्य के विकास का कार्य इस द्विवेदी युग में हुआ और इस नई भाषा को नए शब्द भंडार दिए गए। इसीलिए इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का एक और नाम भी दिया जा सकता है सरस्वती युग, क्योंकि यह पत्रिका मूल रूप से सरस्वती पत्रिका का युग था। सरस्वती पत्रिका के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में काशी से हुआ और इसका 1900 ईस्वी से द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। जागरण सुधार काल इसलिए क्योंकि भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास तो हो चुका था, लेकिन खड़ी बोली में सुधार नहीं हुआ था। खड़ी बोली की भाषा या शब्द भंडार नहीं बन पाया था। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य में रचनाएं तो हो रही थीं, किंतु पद्य में रचनाएं नहीं हो रही थीं। द्विवेदी युग में खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं होने लगीं। और द्विवेदी युग में दूसरी प्रमुख विशेषताएं थी कि एक व्यापक शब्द भंडार बना और उन शब्द भंडार संस्कृत के तत्सम शब्दावलियों से लिया गया। वह शब्द भंडार अन्य देशज शब्दावलियों से, विदेशी भाषाओं से भी एकत्रित किया गया, जिससे खड़ी बोली का एक नया शब्द भंडार बना। द्विवेदी युग को सरस्वती युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में पूरी सुधार आंदोलन का सूत्रपात उस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। सरस्वती पत्रिका को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से हुआ और काशी से हुआ। काशी से इसका संपादन नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा होता था, किंतु 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया
और 1903 ईस्वी से ये पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। इस द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता काव्य की थी इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है कि जैसा देखा वैसा कह दिया। जैसे आप लोग पवन दूतिका में पढ़ते हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। जैसा देखा वैसा ही कह दिया, इसमें कुछ भी कल्पना का या अलंकारिक चमत्कार का प्रयोग करना उचित नहीं समझा गया। इसलिए इस युग की प्रमुख विशेषता यथार्थ प्रधान भाव, जैसा था वैसा ही कहा गया, उसमें कुछ भी सुधार या कल्पना जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। इस युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति थी स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, क्योंकि इस काल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था, इसलिए गांधी जी का आगमन हो चुका था, इसलिए स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति इस काल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। तीसरी प्रमुख विशेषता समाज सुधार की भावना। उस समय विभिन्न प्रकार से प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाएं सक्रिय थी, इसलिए समाज सुधार की भावना इसके साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। चौथी प्रमुख विशेषता प्रतीकात्मकता। अपनी बात को प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया, सीधे सीधे नहीं कहा गया। प्रतीकों के माध्यम से खड़ी बोली में अपनी बात को इस साहित्य के कवियों ने व्यक्त करने का प्रयास किया। पांचवी प्रमुख विशेषता खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। इस तरह से 5 प्रमुख प्रवृत्तियां इस काल की हैं: यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। इस काल के प्रमुख कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया जा सकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, तथा मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है साकेत, अनघ, यशोधरा। इस प्रकार से हम लोगों ने द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, उनके प्रमुख कवियों, उनके प्रमुख रचनाओं और उस काल की प्रमुख विशेषताओं को समझा। अब हम अगले कालखंड पर चलते हैं, जिसका नाम है छायावाद। छायावाद, वास्तव में सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि छायावाद है क्या, छायावाद कहते किसे हैं। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा करते हुए कहा कि रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना ही छायावाद है। इससे अच्छा परिभाषा नंदुलारे वाजपेयी ने किया कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। अर्थात छायावाद क्या है? वास्तव में छायावाद आध्यात्मिक प्रेम है, और ये जो आध्यात्मिक प्रेम है जब ही परमात्मा और आत्मा से संबंध स्थापित करता है तो इसे ही रहस्यवाद कहा जाता है। इसलिए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो रहस्यवाद की प्रधानता थी। ये रहस्यवाद छायावादी कवियों में अक्सर देखने को मिलेगा। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति थी छायावाद की मानवतावादी दृष्टिकोण। संपूर्ण प्रकृति में उन्होंने जीवन को जीते हुए माना, संपूर्ण प्रकृति से उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए इस काल की अगली प्रमुख प्रवृत्ति मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल में राष्ट्रीयता की भावना प्रबलता पर थी और नारी का महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया। नारी को इस काल में उच्च आदर्श के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। चौथी प्रमुख प्रवृत्ति प्रतीकात्मकता। अब इस काल में कल्पना और प्रतीकों का प्राचुर्य होने लगा। पांचवी प्रमुख प्रवृत्ति व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय की भावना। अपने व्यक्तिवाद को अतिशय अत्यधिक तीव्रता से व्यक्त करना। इस काल के प्रमुख कवियों में 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है झरना, लहर, आंसू और कामायनी। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है निहार, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा इत्यादि। इसके अलावा पंत का प्रमुख काव्य संग्रह पल्लव। निराला
कि राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, बेला इत्यादि जो है छायावाद की रचनाएं हैं। इस तरह से छायावाद की प्रमुख विशेषता रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता और नारी महत्व का वर्णन, प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय। जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है झरना, लहर, आंसू और कामायनी। महादेवी वर्मा की निहार, नीरजा, सांधिनी, सप्तपर्णा, दीपशिखा, सांध्य गीत, पंत का पल्लव, निराला की राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, बेला इत्यादि जो है छायावादी रचनाएं हैं। इस तरह से छायावाद के बाद अब हम लोग अगले कालखंड प्रगतिवाद पर आते हैं। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 में हुआ। सर्वप्रथम 1936 के फ्रांस के पेरिस शहर में विश्व के प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के किसी भी लेखक को नहीं बुलाया गया, लेकिन उनके पेरिस में रहने वाले भारत के दो छात्र, जिनका नाम था सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, ये दोनों उस सम्मेलन में उसकी गतिविधियों को जानने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने भारत में आकर इस प्रगतिशील लेखक संघ की बात बताई, जिससे 1936 में ही भारत में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। इस कारण भारत में 1936 में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ। उस प्रथम प्रगतिशील लेखक सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रगतिशील है क्या? प्रगतिशील साहित्य उसे कहते हैं, प्रगतिशील मुख्य रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित है, अर्थात अब तक साहित्य में उच्च वर्गों को, राजाओं को या बड़े बड़े रईसों को साहित्य में स्थान दिया गया था, किंतु अभी तक भारत में निम्न, दलित, कुचले हुए वर्ग को, स्त्री वर्ग को साहित्य में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हो पाया था। इसलिए मार्क्सवाद की विचारधारा के अनुसार साहित्य में अब तक जिन लोगों को स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, उन लोगों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। यही प्रगतिशील काव्य की प्रमुख उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। इसकी स्थापना के तुरंत बाद मैथिली शरण गुप्त ने किसान नामक कविता लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, आहा बिचारे दुख के मारे, निस दिन पच पच मरे किसान। प्रेमचंद ने गांधीवाद को त्याग कर दिया और गोदान तथा कफन जैसे प्रगतिशील विचारों से संपन्न उपन्यास तथा कहानियां लिखी। दिनकर ने कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा लिखी। प्रगतिवाद के तीन महत्वपूर्ण कवि जो माने जाते हैं वह है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा त्रिलोचन। नागार्जुन सबसे बड़े प्रगतिवादी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं गुलाबी चूड़ियाँ, तनगई रीढ़, नेवला, प्रेत का बयान, मास्टर आदि। प्रेत का बयान में वो लिखते हैं कि घुन खाए सहतीरों में 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भी तह छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, वर्षा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। दूसरे प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनकी रचनाएं हैं कहें केदार खरी खरी, चंद गहना से लौटती देर। एक रचना इनकी है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिग नाचना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है इस बिजन में, दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ उपजाऊ शब्द एक अलग ही व्यंजना उत्पन्न करता है। तीसरे प्रमुख कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचनाएं हैं, फूल नाम है एक, चीर भरा पजामा, वही त्रिलोचन है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने उन सबको जिनको हम तुच्छ या नीच समझते थे, उसे साहित्य में स्थान दिलाने का प्रयास किया।
अब संक्षेप में प्रगतिशील साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम फिर से समझ लें। पहली, परंपरा का विरोध। परंपरा का विरोध इस अर्थों में कि अभी तक साहित्य में जिन उच्च वर्गों को स्थान दिया गया था उनके स्थान पर अब निम्न वर्गों या दलित वर्गों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा प्रमुख प्रवृत्ति, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण। यहाँ पर शोषितों की दुर्दशा का चित्रण हुआ। निराला ने भिखारी कविता लिखी, निराला ने दान कविता लिखी, उसमें जो है उन्होंने शोषितों और दुर्दशाओं का बहुत अच्छा चित्रण किया है। प्रेमचंद के कफन ऊपर कहानी में शोषित और दुर्बलों का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। तीसरी प्रमुख विशेषता थी क्रांति की भावना। एक क्रांति किसके प्रति होनी थी? पूंजीवादी वर्ग के प्रति। कौन करेगा? उस पूंजीवादी वर्ग के विरोध में सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग क्रांति करने वाला था। चौथी प्रमुख विशेषता मार्क्सवादी भाव की प्रधानता। जहां पर इस सर्वहारा और दलित वर्ग की बात होती है वहां मार्क्सवादी भाव की प्रधानता ही होती है। पांचवी प्रमुख विशेषता सामाजिक विषमताओं का चित्रण। इस युग में सामाजिक विषमताओं का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। निराला की कुकुरमुत्ता पढ़िए। कुकुरमुत्ता कविता, एक तरफ कुकुरमुत्ता है और दूसरी तरफ गुलाब का फूल है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत, जो पाई तूने खुशबू रंगों आत, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। इस प्रकार से इस काल में सामाजिक विषमताओं का भी बहुत अच्छा चित्रण किया गया। इस काल के प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताया गया। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। नागार्जुन की कविताएं हैं गुलाबी चूड़ियाँ, तन गई रीढ़, नेवला, प्रेत का बयान, मास्टर आदि। केदारनाथ अग्रवाल की कहें केदार खरी खरी, चंद गहना से लौटती देर। त्रिलोचन का फूल नाम है एक, चीर भरा पाजामा, वही त्रिलोचन है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली, बेला, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। ये दो कवि और दो रचनाएं अगर आपसे पूछा जाता है तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली, बेला, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। इस प्रकार से प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, कवि एवं उनकी रचनाओं को हमने समझा। अब प्रगतिवाद के बाद हम अगले कालखंड प्रयोगवाद में प्रवेश करते हैं। प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवाद से ही आधुनिकता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से होता है। 1943 ईस्वी से तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन किस काल में हुआ, और अब की बार की बोर्ड परीक्षा सन 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ। तो 1943 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में, और इस तरह से चार सप्तक प्रकाशित हुए। 1943, 1951, 1959 और 1979 ईस्वी में चार सप्तक अज्ञे के द्वारा प्रकाशित हुए। पहले को तार सप्तक कहा गया और बाकी दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरे को तीसरा सप्तक और चौथे को चौथा सप्तक कहा गया। इस काल के प्रमुख कवि अज्ञे हैं। अज्ञे की प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार इत्यादि हैं। दूसरे प्रमुख कवि मुक्तिबोध भी हैं। मुक्तिबोध की रचना प्रमुख है भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। अक्सर पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचनाएं हैं। कई बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है। इसके अलावा भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, पावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार ये अज्ञे की रचना है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को संक्षेप में हम देखें तो घोर वैयक्तिकता, अर्थात संपूर्ण काव्य दृष्टि अपने व्यक्तिपरक हो गई, अर्थात अपने ही बारे में सोचना, समाज के बारे में तनिक भी चिंता मत करना। दूसरी महत्वपूर्ण इस काव्य प्रवृत्ति थी इस काल की अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। कहीं पर भी कल्पना का सहारा ना लेना, जैसा देखा उसको उसी रूप में व्यक्त करना, जैसे पत्रकार करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता
कुंठा और निराशा की भावना। अर्थात इस काल के साहित्यकारों ने ये आशा छोड़ दी थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में वास्तव में कोई सुधार हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता फिर वही भ्रष्टाचार और की विषमताओं में अपने आप को कुंठित करते गए। चौथी प्रमुख विशेषता सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह। अब स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके प्रति विद्रोह प्रारंभ हो गया, और जो नैतिकता का वातावरण या नैतिकता का आवरण इस समाज ने ओढ़ लिया था उसके प्रति भी एक विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो कि साहित्य में, इस प्रयोगवादी साहित्य में दिखाई पड़ने लगा। और पांचवी प्रमुख विशेषता थी उपमानों एवं प्रतीकों में नवीनता। अब नए नए उपमान और प्रतीक गढ़े जाने लगे। तो 5 प्रमुख प्रवृत्तियां: घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा की भावना, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। इस काल के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इत्तलम, भग्नदूत, चिंता इत्यादि हैं। दूसरे प्रमुख कवि हैं, आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। तीसरे प्रमुख कवि भी हमने आपको बता दिया कि मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि भी इस काल के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा इस काल में प्रयोगवादी काव्यधारा के तुरंत बाद नई कविता का शुरुआत हुई। नई कविता मुक्तक कविता है, मुक्त छंद से युक्त है, अर्थात इसमें छंदों का किसी प्रकार से बंधन नहीं है। और ऐसे कवि और ऐसी रचनाएं उत्पन्न हुई जिसको हम लोग अक्सर पत्रिकाओं में या पत्रों में, समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, और ये अरुचिपूर्ण कविता है जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती, हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से हम प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, कवि एवं रचनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आधुनिक काल के समस्त मुख्य उपशाखाओं, उपकालखंडों, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों और उनकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया। आशा है आप लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको बोर्ड परीक्षा में इससे अवश्य ही फायदा मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के देते रहें।